साथियों नमस्कार। आज हम बिहार की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बिहार में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के विधायक को तोड़ने में या फिर अपने पक्ष में करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये खुद जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने ये बात बोला है कि कुछ ठेकेदार हमारे विधायकों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं। ये तो होता ही है। दूसरी बात, उधर बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। वो तो बाकी वहाँ से जब आएंगे 12 तारीख को, तो उस टाइम पता चलेगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है। अभी बिहार में जो भी स्थिति है बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि सरकार कैसे किसकी बनेगी, इस पे अभी संशय बना हुआ है। और इसमें एक नया अड़ंगा लगा दिया है बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने। उन्होंने तो इस्तीफा देने से ही मना कर दिया है। अमूमन स्पीकर का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है, और उसको हटाने का भी और उसको नियुक्ति करने का भी एक प्रक्रिया है जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही होता है। चूँकि वो जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो राजद के टिकट पर चुनाव जीते हैं, और चूँकि वो टर्म दोनों की संयुक्त सरकार थी, नीतीश कुमार की और राजद की, तो दोनों के सहयोग से जो अध्यक्ष पद बनाए गए थे वो राजद के कोटे से बनाए गए थे। अब जब बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपना पलटी मार करके दूसरे एनडीए के साथ मिल गए, तो अब जो स्थिति आई है, ऐसे तो ये होता है कि जो अध्यक्ष जो होते हैं, जब उनको नई सरकार के द्वारा जब संकेत मिलता है तो संकेत मिलते ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये संविधान का पद है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो अपने पद के गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसा करने का विधान है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा गया है। ऐसा देखने को नहीं मिला है कि वो अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ काम करें। ऐसी स्थिति में जब विधानसभा में बहुमत के लेकर के दोनों तरफ से खींचतान चल रहा हो कि कौन किसकी सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी, ऐसी स्थिति में स्पीकर का दायित्व बहुत ही बढ़ जाता है। और विधानसभा में या फिर लोकसभा में भी स्पीकर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। जब एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तो उसी टाइम उन्होंने राज्य के विधानसभा के सेक्रेटरी को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया भी जाता है। उन्होंने नोटिस दे दिया, और उसका भी हटाने का भी एक तरीका है कि जो नोटिस मिलने के 14 दिन तक जो से कि स्पीकर जो है अपने कार्य को भली भांति देखेगा और संभालेगा, उसके बाद ही वो इस्तीफा देगा। उसके इच्छा के ऊपर है कि वो इस्तीफा दे या ना दे। 14 दिन तक उसको नहीं हटाया जा सकता, और यदि वो हटने के मना करता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और ला करके ही हटाया जा सकता है। क्योंकि 28 तारीख को ही नीतीश कुमार की सरकार बनी और उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए सचिव के पास नोटिस भेज दिया ही होगा उनके सभी। उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। वो कुछ निश्चित संख्या में जो सदस्य हैं उन पे सबका हस्ताक्षर होता है, सारे मिलकर के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस देते हैं।
और नोटिस देने के 14 दिन के बाद यदि स्पीकर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव बुलाकर उनको हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर यह है कि स्पीकर जो हैं वो तो मीडिया से ये कह रहे थे कि सुना है कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसका मतलब सुना है, मतलब उनको मिला नहीं है। तो उसके हिसाब से 28 तारीख के हिसाब से यदि वो नोटिस सेक्रेटरी को दिया गया है तो उसके हिसाब से 12 तारीख से पहले इनको पद से हट जाना चाहिए अवध बिहारी चौधरी को। लेकिन इनका कहना ये है कि उन्हें तो नोटिस मिला है 7 तारीख को, ऐसा उनका कहना है। कब मिला है नहीं मिला हो तो असली बात वही बताएंगे, लेकिन वो कहना है कि हमें तो 7 तारीख को नोटिस मिला है। तो उनके हिसाब से 21 तारीख तक वो स्पीकर के पद पर बने रहेंगे और राज्य के विधानसभा का कार्यवाही का संचालन वो खुद करेंगे। यहाँ तक कि जब 12 तारीख को विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा नीतीश कुमार सरकार के लिए, तो उस टाइम भी कार्यवाही वही संभालेंगे, ऐसा उनका कहना है। और यदि ऐसा होता है तो जैसा कि पता है कि ये जो अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो राजद कोटे से बने हुए हैं, तो उनका निर्णय यदि उस स्थिति में स्पीकर का महत्व और बढ़ जाता है जब 1-2 वोट से सरकार बनने या बिगड़ने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का निर्णायक वोट होता है और उन्हें भी मत देने का अधिकार होता है और उनका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी स्थिति आती है कि जैसा अभी देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के पक्ष में संसदों को तोड़ने का वो विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा कोशिश चल रहा है। हालांकि सबने मना किया कि हमारे सभी एकजुट हैं, उन्होंने भी दोनों भी तरफ से बातें आ रही है सामने कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन एकजुट हैं या नहीं है उसका तो असली जानकारी मिलेगी 12 तारीख को, जब विधानसभा में नीतीश के लिए बहुमत साबित करने का प्रस्ताव आएगा, तभी अंतिम में मिलेगा। कांग्रेस के भी विधायक हैं जो तो हैदराबाद पहुंचे गए हैं, अब वहां से उस दिन आएंगे वो, उस टाइम क्या होता है वो देखी जाएगी। तो सवाल ये है कि अब वैसा स्थिति में यदि ये जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी और इसके लिए जो प्रक्रिया है उनको अपनाने पड़ेगा। 14 दिन के हिसाब से तो 21 उनके हिसाब से तो 21 तारीख तक वे अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और जो नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जो उनका कहना है कि उनको 10 तारीख तक इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा। वैसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार की सरकार यदि थोड़ा बहुत भी एक आध वोट से भी इधर उधर होता है या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनकी सरकार के में उनके कुछ विधायक टूटने का अंदेशा लगता है, उनको लगता है कि विश्वास प्रस्ताव में वो पास नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो राज्यपाल से मिलकर बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। जब भंग करने की सिफारिश करेंगे तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ऐसा लगेगा, तब जब ऐसी स्थिति आ गई कि उनको सरकार बनने की संभावना नहीं है, तो निश्चित तौर पर राजद की सरकार बनाने के लिए वो भी अपने राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यपाल से अपने आप को बहुमत साबित करने का मौका मांगेंगे। लेकिन राज्यपाल जो है वो भी एक संवैधानिक पद है और वो जो से कि निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। लेकिन चूंकि राज्यपाल देश का एक जो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे तो उनको काम करना चाहिए निष्पक्ष होकर के, लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं गया है। और केंद्र में सरकार कितनी है, किसकी सरकार है वो तो आपको पता ही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है।
तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में कि बहुमत होते हुए भी लालू प्रसाद यादव की सरकार बने, उनकी सरकार बने, राजद की सरकार बने, कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि सारा खेल तो सत्ता हथियाने का था ना बिहार में, जो से कि अपनी सरकार बनाने का। क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी जो है भाजपा की सरकार ही है। तो ऐसी स्थिति में यदि कुछ विधायक इधर से उधर होते हैं तो लालू यादव क्या बोलते हैं, राजद की सरकार बनने की संभावना बनती भी है, बहुमत का आंकड़ा उनके पक्ष में होता है, तब भी राज्यपाल उनको सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं देंगे, ये बात पक्की है। और केंद्र के निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करेंगे और तब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऐसी संभावना है। क्या होगा, असली क्या बात है वो तो पता लगेगा, 12 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जो बिहार में जो स्थिति बन रहा है, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगी या फिर नीतीश कुमार यदि विश्वास प्रताप के समर्थन में मिल जाता है तो उनकी सरकार बरकरार रह जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक अभी तक तो जानकारी यही है, बाकी आगे क्या होता है ये तो आप सामने आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट्स करिएगा, और यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।